जय हिंद। वेलकम टू फोटोन क्लासेस। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ बेसिक ग्रामर, जो वर्ड, सेंटेंस, लेटर ये सबसे रिलेटेड होते हैं। तो पिछले अध्याय में हम पढ़ा चुके हैं वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। ये सब बेसिकली छोटे छोटे बच्चों को पढ़ना आता है, तो इसीलिए हम सोचा कि क्यों ना लेकर आ जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स। ठीक है, ये सब बेसिकली हम पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन समझेंगे। इसका डिफिनीशन होता है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में प्रयोग एवं कार्य के विचार से कितने भागों में बांटा गया है? 8 ग्रुप्स, यानी 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। इन्हीं सारे ग्रुप को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए दोस्तों बोर्ड की तरफ हम लोग देखते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसका डिफिनीशन होगा all the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Sentence each group is called parts of speech। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ऑल मतलब सभी। ठीक है, पूरा सभी। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स है यहाँ पे, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, इसीलिए हम आर लगाए हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अंग्रेजी में जितने भी शब्द है, ठीक है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उनको वाक्यों में, ठीक है, यानी सेंटेंस, वाक्यों में कार्य को देखते हुए और प्रयोग के आधार पर वर्क, ठीक है, किसके अनुसार? सेंटेंस के अनुसार, यानी वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से उनको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। समझ में आ रहा है दोस्तों? 8 भागों में बांटा गया। इन्हीं प्रत्येक भाग को ईच ग्रुप, मतलब यही प्रत्येक भाग को हम लोग ईच कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। वही जो 8 भाग होता है, प्रत्येक 8 भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम हिंदी भी लिखवा दे रहे हैं। अंग्रेजी में जितने भी शब्द है उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन, अंग्रेजी में जितने भी शब्द है यानी ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, उनको वाक्यों में कार्य एवं यानी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस एवं प्रयोग के विचार से यानी अकॉर्डिंग के 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। समझ में आ गया? All the English were divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. यानी अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों, कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं प्रत्येक भाग को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसके टाइप्स हम लोग आइए जानते हैं। इसको क्लीन कर देते हैं। टाइप्स ऑफ parts of speech। ये 8 भाग में होता है। There are 8 types of parts of speech। ठीक है, There are 8 types of parts of speech, यानी इनके 8 भाग होते हैं। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में आता है नाउन, सेकेंड में आता है प्रोनाउन, थर्ड में आता है एडजेक्टिव, उसके बाद फोर्थ में आता है वर्ब, उसके बाद 5 में एडवर्ब, उसके बाद 6 नंबर में आता है प्रीपोजिशन, उसके बाद 7 नंबर में आता है कंजंक्शन, उसके बाद 8 नंबर में आपका आता है इंटरजेक्शन। देखिए दोस्तों, ये तो आपका रहा टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इनको 8 भागों में जो बांटा गया है यही 8 भाग होते हैं। पहला है नाउन, नाउन के मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन के मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। उसके बाद वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एडवर्ब के मतलब होता है क्रिया विशेषण। उसके बाद प्रीपोजिशन के मतलब होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, कंजंक्शन के मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक या संयोजी बोधक अव्यय इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला इंटरजेक्शन के मतलब होता है विषमयादी बोधक अव्यय। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार। चूंकि इस प्रकार से है, फर्स्ट में है नाउन यानी संज्ञा, सेकंड में है प्रोनाउन, ठीक है, सर्वनाम,
थर्ड में है एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब मींस क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इसको दूसरा नाम है संयोजक बोधक अव्यय, ठीक है। इंटरजेक्शन यानी विसंवादी बोधक अव्यय। याद रखना हमेशा प्रीपोजिशन हम लोग कोई भी वर्ड्स बोलते हैं, लैंग्वेज सेंटेंस बोलते हैं या बुक में पढ़े होंगे सेंटेंस, तो उसमें सबसे अधिक प्रीपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है। या हम लोग कुछ लैंग्वेज इंग्लिश में बोलते हैं तो उसमें प्रीपोजिशन का वर्ड्स ज्यादा रहता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन वर्ड्स याद कर लेना है आप लोगों को। तो ये रहा, अब हम लोग इसमें से समझते हैं एक एक बारीकी से नाउन। क्योंकि नाउन होता क्या है, नाउन तो सब कोई जानता है, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन एनिमल थिंग और प्लेस ऑफ, इज कॉल्ड नाउन। मतलब चार चीज को नाम संज्ञा बोलते हैं, पहला जगह को, दूसरा वस्तु को, तीसरा आदमी को और चौथा जानवर को, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग नाउन को समझते हैं, इसको क्लीन कर दे। चलिए अब नाउन को समझते हैं। इसका डेफिनेशन लिखते हैं। A noun is the name of, a noun is the name of person, animal, thing and place is called noun। देखिए क्या कह रहा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड नाउन। यानी चार चीज को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। कितने चीज को? चार चीज को। पहला तो हो गया ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी पर्सन बोले तो व्यक्ति, ठीक है। दूसरा हो गया जानवर, एनिमल यानी जानवर। तीसरा हो गया थिंग हो गया वस्तु, और चौथा हो गया प्लेस यानी जगह, ठीक है। तो ये चार चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा वस्तु के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा, नाउन। तो ये इधर उधर हो सकता है, पर्सन एनिमल इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउन के भी प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउन के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। समझ में आ रहा है बात? आइए लिखते हैं इसी बात को। टाइप्स ऑफ नाउन, इसी बात को लिख रहे हैं। There are 5 types of नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं आइए जानते हैं। फर्स्ट में होता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड में होता है कॉमन नाउन, थर्ड में होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ में आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद पांचवा होता है मेटेरियल नाउन। इसका आइए हिंदी जानते हैं। देखिए इसका हिंदी देखिए क्या होता है, प्रॉपर नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। इसका हिंदी होता है प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। और
पांचवा में आपका कह रहा है मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए इसी बात को लिखते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, उसके बाद मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए दोस्तों, ये सब क्या होते हैं प्रॉपर नाउन। चूंकि आप लोग तो ये पढ़े होंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग एंड प्लेस, ठीक है, प्लेस। लेकिन इसमें सिर्फ पार्टिकुलर लगा देना है यानी खास आदमी को। समझ में आ रही है बात, यानी पार्टिकुलर यानी खास आदमी, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के खास नाम को हम लोग क्या बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि नाम का डिफिनेशन ही है, लेकिन इसमें हो जाएगा यहाँ पे नाउन इज द था, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर और यहाँ पे हो जाएगा आपका पार्टिकुलर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के खास नाम को हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रही है बात। उसके बाद कॉमन नाउन, नाउन के एग्जांपल्स, नाउन के एग्जांपल्स होगा, एग्जांपल्स लिख लो। सीता गेम हो गया, गीता पटना जगह का नाम हो गया। उसके बाद थिंग टेबल वस्तु का नाम हो गया, ठीक है, एनिमल काऊ का नाम हो गया, डॉग, यही तो होते हैं नाउन। अब देखिए दोस्तों प्रॉपर नाउन समझते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉमन नाउन। चूंकि हम ये नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, संपूर्ण जाति का बोध कराता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर के खास नाम का बोध न कराकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराता है, यानी पूरे जाति का बोध कराता है। समझ में आ रही है बात। उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं यानी कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद थर्ड में कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, पूरे समूह का बोध कराता है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिसको देखा नहीं जाता है, छुआ नहीं जाता है, लेकिन महसूस किया जाता है। जैसे लव, लव मीन्स प्यार, प्यार को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट सी और टच बट फील। समझ में आ रही है बात। इसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन अनुभव किया जाता है। उस क्रिया को हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब देखिए मटेरियल नाउन यानी द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा को जिसको मापा नहीं जाता है, तौला नहीं जाता है। समझ में आ रही है बात। मापा और तौला नहीं जाता हो और गिना भी नहीं जाता हो। नहीं, मटेरियल नाउन हो गया जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वो मेरा मटेरियल नाउन कहलाएगा। द्रववाचक संज्ञा है ना यहाँ पे, तो मटेरियल नाउन जिसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो ये कहलाएगा मटेरियल नाउन। एग्जांपल के तौर पर मटेरियल नाउन ले लो राइस। राइस, क्या राइस को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, हाँ, लेकिन माप तौल सकते हैं। जैसे ऑयल, ऑयल के क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, लेकिन माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो ईटीसी रहने देते, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है नाउन के बाद क्या है दोस्तों? प्रोनाउन है, ठीक है। अब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। नाउन के बाद क्या है? प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक है दोस्तों। सर्वनाम क्या होता है? आखिर प्रोनाउन आया क्यों, ठीक है। इसी बात को लिखते हैं हम, क्या है? प्रोनाउन।
प्रोनाउन यानी सर्वनाम। अब समझते हैं प्रोनाउंस आया क्यों, ठीक है, प्रोनाउंस का उपयोग किस लिए है, समझ में आ रही है बात। तो देखिए अगर प्रोनाउंस नहीं रहता इस दुनिया में तो हम एक दूसरे को बात को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोनाउंस नहीं आता इस दुनिया में तो हम एक दूसरे बात को जो कहते हैं बात करते हैं उसको समझ नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वह अच्छा लड़का, अमन, एग्जाम्पल में अमन ले लिए, अमन अच्छा लड़का है, अमन के पास एक घड़ी है, अमन के पास एक गाय है, अमन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। देखिए दोस्तों प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रोनाउंस को हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते, बार बार नाम को नहीं दोहरा सकते, इसीलिए प्रोनाउंस आया ताकि एक दूसरे की बात को समझ सके। जैसे हम किसी से पूछ देंगे, मान लो कि सपोज दैट आप अमन हो, क्या हो, आप अमन हो, ठीक है। जो मान लीजिए कि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप अमन हो, ठीक है, आपको हम सपोज दैट अमन मान लिए, तो हम आपको बार बार रिपीट करेंगे, अमन अच्छा लड़का है, अमन के पास एक गाय है, अमन के पास एक गिटार है, अमन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। मान लो कि किसी के बारे में हम बोल रहे हैं, अमन के पास एक गाय है, अमन के पास एक गिटार है, अमन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, अमन के पास एक ट्रक है, अमन खेल रहा है, तो थोड़ा सा ऑड फीलिंग होने लगता है, बोर होने लगता है, समझ में आ गया। तो सब पकड़ा जाएगा कि बार बार नाम ही क्यों रिपीट लिया जा रहा है, ठीक है। सब मतलब सोच में पड़ जाएंगे, थिंकिंग, समझ में आ रही बात, सोच में पड़ने लगेगा कि आखिर नाम बार बार रिपीट क्यों ले रहे हैं, नाम की जगह पर दूसरा वर्ड्स क्यों नहीं यूज कर देते हैं। दूसरा वर्ड्स यानी प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रोनाउन, यानी वर्ड्स नाम की जगह पर दूसरा वर्ड्स यूज करें, वही प्रोनाउंस कहलाएगा। जैसे अमन अच्छा लड़का है, अमन के पास एक घड़ी है, अमन के पास एक गाय है, अमन 10वीं कक्षा में पढ़ता है, बार बार हम नहीं ना नाम रिपीट करेंगे, इसलिए प्रोनाउंस देखिए क्यों आया। जैसे अमन अच्छा लड़का है, ये तो फर्स्ट का नाम जरूरी है। उसके बाद अमन के पास एक घड़ी है, क्या हम ये नाम है ना अमन, ये तो नाम है अमन, तो अमन नाम को हम हटा दिए, ठीक है, नाम को हटा दिए, अमन को हटा दिए। उसके हम नहीं लिख सकते हैं, उसके पास एक घड़ी है, ठीक है, अमन के पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है, उसके पास एक गाय है, ठीक है दोस्तों। अमन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, तो वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है दोस्तों। अब समझ में आ रही है प्रोनाउंस क्या होता है। अमन अच्छा लड़का है, उसके पास एक गाड़ी है, उसके पास एक गाय है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, समझ में, यानी किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, अमन के बारे में, समझ में आया। प्रोनाउंस इसीलिए आया कि बार बार नाम रिपीट ना हो, एक दूसरे को बात को समझो, एक दूसरे के बात को समझा जा सकता है, यही इसीलिए प्रोनाउंस आया, ठीक है दोस्तों। इसको इंगेज करते हैं, आइए डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। जैसे शॉर्ट में प्रोनाउन are the words used in place of a noun is called pronoun। देखिए प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये जो करता है रिप्लेस किसको करता है, नाउन, यानी नाउन की जगह पर दूसरा कोई वर्ड्स लगा दे, हम नाउन को रिप्लेस करता है कहां पे,
नाउन के रिप्लेस करता है वर्ड्स, यानी नाउन के जगह हम दूसरा कोई वर्ड्स लगा दे, वो मेरा क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। समझ में आ रही है बात? प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के जगह हम दूसरा कोई वर्ड्स लगा दे, वही आ गया मेरा प्रोनाउन। प्ले मतलब जब होता है, यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त करने का मतलब नाउन के जगह पे आता है दूसरा वर्ड्स, वो मेरा प्रोनाउंस कहलाएगा। एग्जांपल्स के तौर पर, एग्जांपल्स जैसा कि हमने पहले प्रोनाउंस के एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे आई, ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, they, her, him, me, us, it is, बहुत सारे होते हैं प्रोनाउंस। ये सब क्या कहलाएगा, प्रोनाउंस कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? ये सब क्या कहलाएगा, प्रोनाउंस कहलाएगा। जैसे आई, वी क्या है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, देम, हर, हिम, मी, अस, इट इज, यानी हमें बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं, ये सब प्रोनाउंस कहलाएंगे। समझ में आ रही है बात? जैसे एग्जांपल्स के तौर पर एक नंबर लेते हैं, सीता अच्छी लड़की है, सीता के पास एक गिटार है, ठीक है। सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है, सीता पटना में रहती है, देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग समझेंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल्स कुछ पेश है, सीता अच्छी लड़की है, सीता के पास एक गिटार है, सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है, सीता पटना में रहती है। क्या हम बार बार एक ही नाम को रिपीट करेंगे? नहीं ना। तो इसलिए देखिए, सीता अच्छी लड़की है, सीता के पास एक गिटार नहीं है, उसके पास एक गिटार है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पटना रहती है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, प्रोनाउन आर द वर्ड्स, क्या कर रहा है, प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन को यूज करना है कहां पे, वर्ड्स के जगह पर। प्लेस मतलब वर्ड्स के जगह पर। जैसे सीता क्या है, मेरा नाउन है, नाउन के जगह पर दूसरा हम वर्ड्स क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो वो मेरा प्रोनाउंस कहलाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज दैट ये क्या है, सीता अच्छी लड़की है, तो एक तो रहने देंगे सीता, क्योंकि सीता के बारे में हमको चर्चा, अगर फर्स्ट हटा देंगे सीता एक अच्छी लड़की है, यही पे हम वर्ड्स यूज कर देंगे तो पता नहीं चलेगा किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला रहने देते हैं, सीता अच्छी लड़की है, ठीक है। और बाकी इसके बाद वाले को हम वर्ड्स यूज करेंगे, नाउन है तो वर्ड्स में बदलेंगे, तब मेरा प्रोनाउंस कहलाएगा। एक रहने देते हैं इसीलिए ताकि पता चलता है किसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो देखिए, सीता के पास एक गिटार है, नहीं, नाउन को काट दिए, क्या कर रहा है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के हटा के दूसरा कोई वर्ड्स यूज करो, तो नाउन के जगह पर हटा दिए उसके, क्या लगा दिए, उसके पास एक गिटार है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है, वह पटना में रहती है। कोई दिक्कत? क्या कर रहा है, उसके पास एक गिटार है, वह 10वीं कक्षा में, क्या कर रहा है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी वर्ड्स यूज करें। देखिए, नाउन की जगह पर हटा के हम प्रोनाउंस लगा दिए, यानी वह क्या है, ही क्या होता है, मेरा प्रोनाउंस होता है। कोई दिक्कत? जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, वह, ये भी क्या है, प्रोनाउंस, ये क्या है, मेरा प्रोनाउंस है। कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे।
नोट हो गया। आइए अब नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अभी प्रोनाउंस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, प्रोनाउंस में और अभी बाकी है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्यों आया, आखिर आना क्यों जरूरी है प्रोनाउंस को, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। क्या होता है, विशेषण। आखिर विशेषण है क्या, अब समझेंगे विशेषण होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड that qualifies noun or pronoun, ठीक है दोस्तों। An adjective is a word that qualifies noun or pronoun, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्या बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है। आइए देखते हैं। हो गया, आइए समझते हैं। एन एडजेक्टिव is an adjective is a word that qualifies noun or a pronoun, noun or a pronoun. Pronoun is called एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो अब समझते हैं एडजेक्टिव क्या कर रहा है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, क्या कर रहा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज। क्वालिफाइज का मतलब होता है खासियत यानी विशेषता, विशेषता का मतलब खासियत। क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्या बताता है, विशेषता। देखिए क्या कर रहा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड क्वालिफाइज दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन को क्या बताता है, विशेषता बताता है, यानी उसका खासियत बताता है, ठीक है दोस्तों। आइए इसको हिंदी की मदद से हम लोग समझेंगे। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के खासियत को बतलाता है, ठीक है। खासियत को बतलाता है, वही मेरा एडजेक्टिव कहलाता है। समझ में आ रहा है बात। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे एग्जाम्पल सबका हो गया, एग्जाम्पल ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी। उसके बाद हो गया रेड, ठीक है। उसके बाद हो गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। नोट करिए आप लोग, नोट करिए। क्या और लिखवा दे, जैसे ब्यूटीफुल, इसके बाद कोई दिक्कत सर रिपीट करिए जैसे बोलिए, रिपीट करिए सर। जैसे
एक खासियत को बदलता है, जैसे ब्यूटी, रेड, ब्यूटीफुल, ब्यूटी का यूज कहाँ पर हम लोग लंबा को टॉल करना शुरू कर दिए, छोटा को शॉर्ट करना शुरू कर दिए। बोलिए सर, क्या ब्यूटी यहाँ पे सूट हो सकता है? नहीं, ब्यूटी हाँ, यहाँ पे सूट हो सकता हम अभी एग्जांपल्स नहीं दिए, एग्जांपल्स के तौर पर हम आपको बताएंगे। है सर, ये एग्जांपल सूट कर सकता है? नहीं, वो वाला दूसरा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आइए हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। डी फॉर देवसेन ऐसे नहीं करते बाबू। चलिए एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग लेते हैं 1 नंबर, वह ताज महल सुंदर है, वह ताजमहल सुंदर है। दूसरा, वह शर्ट उजला है। ताजमहल सफेद है। ठीक है, तो ये देखिए, वह लड़का अच्छा है। एक और एग्जांपल लिख दिए। आइए इसको हम समझते हैं बारीकी से। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वह ताजमहल सुंदर है। ठीक है, ताजमहल तो है हमको पता है, लेकिन क्या है, सुंदर है, ब्यूटी, ग्रेट। ठीक है, वह शर्ट है, यानी ये जो शर्ट तो है, लेकिन क्या है, ये शर्ट उजला है। ठीक है, तो उजला ये खासियत को बता रहा है। देखिए क्या कर रहा है, वह क्या हो गया, मेरा प्रोनाउन हो गया, टी से हो गया प्रोनाउंस। ठीक है, वह ही क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ही हो गया प्रोनाउंस। उसके बाद देखिए ताजमहल, ताजमहल तो नेम है, नेमिंग वर्ड है, ये तो नाउन हो गया। तो हम क्या बताते हैं, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया नाउन। नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बता रहा है कि नहीं, वह ताजमहल है, लेकिन क्या है, सुंदर है। वह शर्ट है, यह जो है मेरा शर्ट है, लेकिन है उजला। ताजमहल है, हम जानते हैं कि वह ताजमहल है, लेकिन क्या है, सफेद ताजमहल है। ठीक है, वह लड़का है, जैसे तुम लड़का हो लेकिन अच्छा लड़का नहीं हो। ठीक है, या अच्छा लड़का हो। तो ये खासियत को बताना स्टार्ट किया। इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर लेते हैं, वह लड़का छोटा है। ठीक है, वह लड़का है, लेकिन क्या है, शॉर्ट यानी छोटा है। ठीक है, यह गाय काली है। देखिए, यह गाय काली है, यह गाय है, लेकिन क्या है, काली है। ठीक है, ब्लैक। समझ में आ रही है बात? इसको इरेज करें। इसको आप जल्दी से नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। कितना देर मतलब ये नोट का कॉलेज से जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे। हो गया, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। और क्या है, वर्ब यानी क्रिया। अब क्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे, आखिर क्रिया होता क्या है, वर्ब्स क्या होता है। A verb is a word, ठीक है, a verb is a word that it show action, state or position is called verb। यानी verb वह शब्द है जो किसी काम के करने या उसका दशा या होने का बोध कराता है, वही मेरा verbs का रहेगा। ठीक है, कोई काम हो रहा है, उसका होने का बोध कराएगा या उसका दशा। ठीक है, आइए एग्जांपल्स की मदद से, डिफिनीशन की मदद से हम लोग समझेंगे। A verb
is a word that action state or position is called verb। ठीक है, तो वर्ब क्या होते हैं? ए वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्शन स्टेट और पोजीशन, किसी काम को करने या होने का बोध कराता है। वर्ब वह शब्द है, वह शब्द है जो किसी काम के करने या होने का बोध कराता है, होने का बोध कराता है। इसे हम लोग क्या करते हैं? वर्ब करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जांपल्स में लिखाना है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वर्ब्स का एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्ले, ईट, रीड, वीप, etc। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया, उसके बाद नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब वर्ब्स होता क्या है, वर्ब्स के फुल रूप से हम जानते हैं, पूर्ण रूप से। सबसे पहले जानते हैं वर्ब में, जैसे ही इज टीचर। ठीक है, ही इज टीचर, नहीं आई एम कर देते हैं। आई एम टीचर, आई एम राइटिंग। अब आइए दोस्तों, इसको हम समझते हैं मेन वर्ब। और वर्ब्स के भी प्रकार होते हैं, मेन वर्ब और मेन वर्ब को एक प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं। वर्ब्स के भी प्रकार होते हैं, मेन वर्ब, उसके बाद क्या होता है आप लोग बताइए। मेन वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, मेन वर्ब, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब। आइए समझते हैं। सबसे पहले बी का फॉर्म आप लोग जान लीजिए। किसका? बी का नहीं जानते, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, ठीक है, उसके बाद बीइंग, ईटीसी रहने देते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे जो है क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? पूरा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। कोई दिक्कत? इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, हैज, हैव, मतलब ईटीसी आप लोग समझ जाइएगा। तो ये सब होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दोनों आते हैं। लेकिन कैसे पहचानेंगे? आइए इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आई एम टीचर और आई एम राइटिंग। ये देखिए, ये दोनों हम क्या बताएं? एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है ना, दो एम। तो अब ये मेन वर्ब होगा कि हेल्पिंग वर्ब होगा? ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले ये होगा मेन वर्ब। ठीक है, क्या होगा? मेन वर्ब। और ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। कैसे होगा हम बताते हैं। और ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। ठीक है, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद बताते हैं।
हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए समझते हैं। देखिए आई एम टीचर, मैं शिक्षक हूं। टीचर तो नाम हो गया, टीचर वर्ब्स नहीं है, टीचर तो नाम हो गया ना मेरा, ये तो वर्ब्स नहीं है, तो इसको हटाओ, तो सिर्फ बचा एक वर्ब्स, तो बचा एक वर्ब्स एम। तो एम हमेशा याद रखना, अगर कोई भी सेंटेंस में एक वर्ब्स रहेगा तो वो हमेशा मेन वर्ब्स कहलाता है। कौन सा वर्ब्स? मेन वर्ब्स। अगर किसी सेंटेंस में दो दो वर्ब्स रहे, जैसे आई एम राइटिंग, राइट, राइट मींस क्या होता है? लिखना। राइट, राइट मींस क्या? लिखने का काम हो रहा है, यहाँ पे राइटिंग है, लिखने का काम जारी है, तो यहाँ पे राइट भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। जब उस केस में जब दो दो वर्ब रहे, तो इस केस में हमेशा ये वाला हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, मतलब पलट जाता है, यानी बदल जाता है, और ये वाला होता है राइटिंग, राइटिंग हो जाता है मेन वर्ब। हमेशा याद रखना, प्रधान मेन वर्ब का हिंदी होता है प्रधान क्रिया, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। समझ में आ रही है बात? तो प्रधान यानी मेन वर्ब को मदद हमेशा कौन करता है? मेन वर्ब का जो है मदद करता है हेल्पिंग वर्ब। कोई दिक्कत? हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब का मदद करता है, ये हेल्पिंग वर्ब। कोई दिक्कत? तो आप लोग समझ रहे होंगे। उस केस में हम लोग जब दो दो एक सेंटेंस में दो दो वर्ब्स दिखे, तो उस केस में एम जो होता है हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगेगा, और मेन वर्ब जो है यहाँ लास्ट वाला वर्ब राइटिंग, ये मेन वर्ब का काम करने लगेगा। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब्स दिखे और एक नाउन्स दिखे, तो हमेशा ये मेन वर्ब्स का काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब्स के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकते। जैसे एक और एग्जांपल, आई एम eating, I was farm। यहाँ देखो, आप लोग समझिएगा थोड़ा ध्यान से। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, इसमें भी एम है, इसमें भी वाज है, ठीक है? इसमें भी वाज है, इसमें भी क्या है? एम है, दो दो है ना? तो ये देखिए आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं यानी खाने का काम कर रहा हूं। आई वाज फार्मर, मैं किसान था, ठीक है? तो दोनों में समझिएगा, एम है, इसमें भी वर्ब है, वाज है, इसमें भी वर्ब है। कोई दिक्कत? समझिएगा आप लोग। यहाँ देखिए दोनों में वर्ब है, एम भी वर्ब है, वाज भी वर्ब है, लेकिन ये कौन सा वर्ब होगा? ये कौन सा वर्ब होगा? हमेशा हम बोले थे जब सेंटेंस में दो वर्ब्स हो, तो उस केस में ये जो एम है हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगेगा, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब्स का यानी सहायक क्रिया का, और जो ईट है लास्ट वाला वर्ब है, ये हो जाता है मेन वर्ब, मेन वर्ब का काम करने लगेगा, ठीक है? हमेशा याद रखना मेन वर्ब इसका, ये जो मेन वर्ब है इसको सहायता कौन करता है? मेन वर्ब का सहायता कौन करता है? हमेशा याद रखना मेन वर्ब की सहायता करता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब सहायता करता है मेन वर्ब के। कोई दिक्कत? अब देखिए इस केस में जब सेंटेंस में एक वर्ब हो, जैसे फार्मर, फार्मर तो नाम हो गया, तो ये इसको काट दिया, हटा दिए, तो बचा क्या? एक वर्ब्स। जब एक वर्ब्स वाज बचा, तो ये हमेशा मेन वर्ब का ही काम करेंगे, ठीक है? हमेशा मेन वर्ब के ही काम करेंगे, एक वर्ब्स रहे तो, क्योंकि मेन वर्ब्स के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकते, ठीक है दोस्तों? तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर दबा दें, ताकि मेरा हर वीडियो का आप लोग के पास नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की वीडियो में हम यहीं पर रहने देते हैं। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में एडवर्ब्स लेके आएंगे, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, ये सब लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं।